नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको समास के विषय में बताया था। समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास की व्युत्पत्ति कैसे, समास शब्द बना कैसे, ठीक। और उसके बाद समास के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, या उसके बारे में जो भी चर्चा थी उस पर हमने चर्चा की थी, ठीक। संक्षिप्त सी चर्चा की थी। और आज हम उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम समास के भेद या प्रकारों पर चर्चा करेंगे, ठीक। हम आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बताएंगे समास के भेद कितने होते हैं और उसके बाद उसमें जो सबसे पहला समास है उसको हम बताएंगे, ठीक। अब देखिए, कल आपको याद होगा कि इससे पहला जो वीडियो था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको बताया समास के भेद या प्रकार पर चर्चा की थी कि समास के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने समास के 6 भेद बताए हैं, ठीक। अच्छा, और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में ग्रंथों में उसमें सबसे पहला शब्द है, जब समास की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या लिखा, तत्र समासः पंचधा, ठीक। उन्होंने समास के 5 भेद बताए, ठीक है। और तो जो उन्होंने समास के 5 भेद बताए तो उसमें एक केवल समास है, ठीक? तो केवल समास पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम से ऊपर की चीज़ है और ये टेट और सुपर टेट का पाठ्यक्रम चल रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम में यदि पूछा जाए आपसे समास के भेद या प्रकार, कि समास के कितने भेद होते हैं, यदि उसमें 6 ऑप्शन दिया है तो आप 6 पर ही टिक करिएगा, और यदि 4 दिया है तो 4 पर टिक करिएगा, ठीक। और ज़्यादातर प्राइमरी कक्षाओं में, जूनियर कक्षाओं में समास के 6 ही भेद बताए जाते हैं, ठीक है। तो 6 अगर ऑप्शन दिया है तो आप 6 पर टिक करिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको कोई गलत भी नहीं कह सकता, ठीक। और थोड़ा सा यदि हम आगे जाते हैं तो समास के 4 भेद बताए। समास के 5 भेद हमने बताया था, केवल समास है वो आपके पाठ्यक्रम से कहीं ऊपर है, ठीक। तो समास के 4 भेद या प्रकार बताए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और हिंदी के जो अन्य प्रकार हैं उसको इसी में जोड़ दिया, उसको इसी का भेद मान लिया गया है, ठीक है। उस पर जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जब हम आपको बताएंगे। तो आज हम समास के 4 भेद होते हैं, हम यहीं से शुरू करेंगे। समास के 4 भेद या प्रकार होते हैं, ठीक। उसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास, ठीक। तो समासों में जो सबसे पहला भेद या प्रकार है कौन सा है, अव्ययी भाव समास, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। ये समास का सबसे पहला भेद है। कौन सा भेद है, अव्ययी भाव समास, ठीक। अब देखिए इसका सूत्र क्या है, सूत्र है प्रायेण पूर्वपद प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक। क्या सूत्र है, फिर से देख लीजिए, प्रायेण पूर्वपद प्रधानो अव्ययी भाव। अब सूत्र में देखिए, सबसे पहला जितने भी सूत्र हम बताएंगे अभी आपको भेद या प्रकार में, उसमें प्रायेण पद जोड़ दिया गया है, ठीक। और प्रायेण का मतलब प्रायः, ठीक। ज्यादातर 95%, 98%, बट नॉट 100%, मतलब कहने का मतलब कि जो है प्रायः ऐसी स्थितियों में अव्ययी भाव समास होता है। प्रायः कह दिया, प्रायः क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि अव्ययी भाव समास के तमाम अपवाद भी हैं, ठीक। उसमें तो इसलिए वो अपवाद भी कहीं इसमें आप शामिल ना कर ले, इसलिए अपवाद को इससे दूर रखने के लिए इन्होंने प्रायेण पद जोड़ दिया कि प्रायः ऐसी स्थितियों में अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए कि अपवाद भी कहीं इसमें ना मिल जाए। अगर वो प्रायः पद न लगाते, प्रायेण पद न लगाते
तो अपवाद ना बचता, ठीक, सब इसमें शामिल। इसलिए इन्होंने प्रायण पद कह दिया कि जो इसके कुछ इन स्थितियों में होने के बावजूद भी वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि प्रायण माने प्रायः पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। प्रायः जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। ठीक, एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, चार ऑप्शन दे दे। अब ठीक, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विग, कोई भी ऑप्शन दे सकते। तो आप किस पर टिक करेंगे? अव्ययी भाव समास पर। ठीक, तो सबसे पहली विशेषता इन्होंने क्या बताई कि जिस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है वो समास अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अच्छा, अब हमने आपको बताया था कि समास में कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य है। दो से अधिक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते, हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक, तो आप चूंकि कम से कम मिनिमम दो पद होते हैं इसलिए उन्होंने पूर्व पद कह दिया। ठीक, तो समास में ज्यादा कम से कम दो पद होते हैं तो एक पूर्व पद, जब दो पद हैं तो एक पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है जब दो है तो। और दो से अधिक है तो ये पूर्व पद हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। और यदि दो ही पद हैं तो पहला पद पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा पद उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कह रहे कि प्रायः जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए दो पद होते हैं कम से कम, तो इसमें जो पूर्व पद होगा, जो पहला वाला पद होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा, और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक, पहली चीज। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा और जो उत्तर पद होगा वो संज्ञा होगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रधानता का मतलब क्या होता है? प्रधानता का मतलब हेड, सबको पता है। ठीक है, मुख्य। तो आप जैसे आप किसी को प्रधान बना लेते हैं, आपके गांव में ही कोई प्रधान होता है तो आप क्या करते हैं? पूरा गांव उसी के अनुसार चलता है, वो जो कहता है, जो नियम बनाता है, जो उसकी नीतियां होती है उसके अनुसार आप चलते हैं। मतलब आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है, जो प्रधान है हम उसी के अनुसार चलते हैं। तो यही चीज यहाँ भी है, प्रधान, ये जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा। ठीक, और प्रधानता का मतलब कि जो उत्तर पद होगा वो इसके अनुसार चलेगा। पूर्व पद जिस लिंग विभक्ति और वचन में होगा उत्तर पद भी उसी लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रधानता का मतलब हमने आपको बताया। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास की पहली कंडीशन क्या हो गई? पूर्व पद प्रधान होगा और जो उत्तर पद होगा वो संज्ञा। ठीक है, अच्छा, और दूसरी खासियत है कि ये जो है पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्यय होगा, अव्यय। ठीक है, ठीक, अच्छा, और उसके बाद तीसरी विशेषता क्या हुई इसकी कि जो समस्त पद बनेगा वो हमेशा नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, पूर्व पद प्रधान होगा और उत्तर पद संज्ञा होगी। ये अव्ययी भाव समास की विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि
पद हमेशा इसमें प्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा। ठीक, अच्छा। और दूसरी चीज, ये सिर्फ समझने के लिए, पहचानने के लिए, पूर्व पद प्रधान होगा और वो अव्यय होगा। ठीक, अव्यय हम आपको बता चुके हैं, जो शब्द, जिन शब्दों पर लिंग विभक्ति और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्यय कहलाते। ठीक है, और तो समझने के लिए, ठीक है, ज्यादातर जो पूर्व पद होता है, हमने बताया था कि उपसर्ग भी अव्यय का ही एक भेद है। तो पहचानने के लिए, पकड़ने के लिए, मान लीजिए कोई उदाहरण आपको देता है, पूछ लेता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि जिस समास में पूर्व पद क्या होगा, उपसर्ग हो। मतलब 100% नहीं है कि हर जगह उपसर्ग ही हो। ठीक है, उपसर्ग भी हो जाता है, तो कभी कभी उपसर्ग से आप पकड़ लेते। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण उसमें दिया है और उसमें आप देख रहे हैं कि पूर्व पद उपसर्ग है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि अव्ययी भाव समास का। तो पहले यहां से पकड़िए। ठीक, ठीक है, ये सिर्फ हम मोटी बात बता रहे हैं, 100% इसको मत समझिए कि ऐसा नहीं कि हर जगह उपसर्ग ही होगा तभी वो अव्ययी भाव समास होगा। सिर्फ एक मोटी बात आपको पकड़ने के लिए बता रहे हैं, सिर्फ कि उपसर्ग हो, यदि हर जगह ये नियम नहीं लागू होगा, उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अव्यय होगा और उपसर्ग भी होता है, ज्यादातर कभी कभी उपसर्ग भी हो जाए। तो पहली चीज इससे पकड़िए। और तीसरी, उससे भी बड़ी खास बात किससे आप पकड़ेंगे कि यदि कोई समस्त पद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन रहा हो, ठीक, तो तुरंत हमेशा 100% वहां पर आप श्योर हो जाइए कि अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। ठीक, जैसे उपगंगम, उपगंगम। ठीक, उप है, देखिए अव्यय है, और गंगम ये क्या, नपुंसक लिंग है। ठीक, उपगंगम, ये जो समस्त पद बना ये आपका उपसर्ग है, और जो समस्त पद बना वो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, हो गया। अब कुछ बातें और जान लीजिए इसके बारे में। ठीक, पहली चीज, अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि जो पद पहले अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। ठीक, अव्ययी भाव का मतलब क्या है कि जो पहले अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो उत्तर पद है वो पहले किसी भी लिंग में रहा हो, लेकिन जब अव्ययी भाव समास बनेगा तो वो नपुंसक लिंग में आ जाएगा। ठीक, प्रधानता का यही मतलब है, हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रधानता का मतलब कि जो पूर्व पद जिस लिंग विभक्ति और वचन में होगा और जिसमें भी नहीं, पूर्व पद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति में बन जाए। तो पूर्व पद जिस लिंग विभक्ति और वचन में होगा वो उत्तर पद भी उसी में बन जाएगा। तो इसमें क्या हो, फिर से देख लीजिए, जो अव्ययी भाव का मतलब क्या है कि जो पहले अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। ठीक है, जो पहले नहीं था, अव्ययी भाव समास कहते हैं पहले आप कुछ भी रहे हैं, इससे हमसे मतलब नहीं। ठीक, उत्तर पद चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, लेकिन यदि आपको अव्ययी भाव समास कहलाना है, हमारे अंदर आपको आना है, तो आपको नपुंसक लिंग में बनना पड़ेगा। ये इसकी शर्त, अव्ययी भाव समास की पहली शर्त है। अपनी शर्त उसने पहले बता दी कि आप पहले कुछ भी रहे, चाहे पुल्लिंग रहे चाहे स्त्रीलिंग है, लेकिन यदि आपको अव्ययी भाव समास होना है, हमारे अंदर आना है, हमारी कैटेगरी में आना है, तो आपको नपुंसक लिंग में बनना पड़ेगा। ठीक, नपुंसक, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे गंगा शब्द। ठीक, उपगंगम हमने बताया। ठीक है, ठीक, उप है क्या, उपसर्ग भी है, अव्यय के अंतर्गत आ रहा है।
अच्छा, गंगा संज्ञा शब्द है, गंगा नदी का नाम है। ठीक, तो आप गंगा स्त्रीलिंग है, सबको पता है। गंगा आकारांत स्त्रीलिंग है। ज्यादातर 90% आकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक, एक विश्वपा एक ऐसा शब्द है जो आकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं तो ज्यादातर शब्द जो होते हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग नहीं होते। तो गंगा स्त्रीलिंग है, सबको पता है। रूप चलता है गंगा, गंगे, गंगा। तो गंगा पहले स्त्रीलिंग था, लेकिन क्योंकि जब अव्ययी भाव समास में आ गया, समा गया, तो ये देखिए नपुंसक लिंग में बन गया ना, उपगंगम बना, उपगंगा नहीं बना। ठीक, क्यों? क्योंकि पहले स्त्रीलिंग था ये गंगा पद, लेकिन जब अव्ययी भाव समास में आ गया तो उसको इसकी प्रधानता के अनुसार अपने को बदलना पड़ेगा, और इसने अपने को बदल भी लिया। पहले गंगा स्त्रीलिंग था, और उसके बाद जब अव्ययी भाव समास में आया तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन तब में बन गया। ठीक है, ये बात अव्ययी भाव समास के बारे में हमने आपको बता दी। ठीक, अच्छा, अब देखिए अव्ययी भाव समास का जो प्रयोग होता है वो 16 अर्थों में किया जाता है। अव्ययी भाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है। ठीक, अब वो 16 अर्थ कौन कौन से हैं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, बता देते हैं उस 16 के बारे में नाम। ठीक, वैसे टेट के लेवल का नहीं है, टेट में ये भले पूछ सकता है कि अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है 16, 12, 21, 22, तो आप किस पर टिक करेंगे? 16 पर टिक करेंगे। ठीक है, तो संख्या में 16 ही जान लीजिए, ना 15 ना 17, सिर्फ 16। अव्ययी भाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है। ठीक, अब वो 16 अर्थ कौन कौन से हैं ये हम आपको बता दीजिए। बस थोड़ी देर, वो 16 अर्थ हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास का प्रयोग 16 अर्थों में किया जाता है। ठीक, वो 16 अर्थ कौन कौन से हैं ये हम देखिए। पहला है विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। ठीक, ये 16 अर्थ हैं। अव्ययी भाव समास का जो प्रयोग होता है इन्हीं 16 अर्थों में ही किया जाता है। ठीक, ये 16 अर्थ हैं। ठीक, अब इन्हीं में से हम कुछ 2-4 के उदाहरण आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यथाशक्ति। ठीक, अब यथाशक्ति ये समस्त पद है। ठीक है, अब इसका विग्रह हमको करना है। ठीक, अच्छा, हमने बताया था कि समास में क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है। ठीक, तो जब विभक्तियों का लोप किया तो समस्त पद बन गया। अब जब हम तोड़ेंगे तो विभक्तियां निकलेंगी। ठीक है, तो यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? यथा माने जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही शक्ति। यथा सामर्थ्य मतलब शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है उतना ही आप करिए, शक्ति से बाहर मत जाइए। जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी क्षमता है, उसी के अंदर रह के काम करिए। शक्ति के बाहर मत जाइए। इसी यथाशक्ति का यही मतलब कि जितनी सामर्थ्य है उतनी ही। ठीक, तो अब यथाशक्ति ये हमारा समस्त पद है। अब इसका विग्रह क्या होगा? शक्तिम
अतिक्रमण मत करिए, अनतिक्रमण, शक्ति का उल्लंघन करके नहीं, ठीक, अतिक्रमण करके नहीं, बल्कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति अनतिक्रमण, शक्ति का उल्लंघन करके नहीं, शक्ति के बाहर नहीं, बल्कि यथाशक्ति, ठीक है ना। जैसे अभी आपको उपगंगम बताया था, अभी हमने उपगंगम, ठीक, उपगंगम, उप माने होता है समीप, गंगा माने गंगा, तो गंगा के समीप माने कोई स्थान है, कोई गांव है, तो हम उसको उपगंगम कहते हैं। तो उप माने समीप, गंगा माने गंगा। अब समास में विभक्तियों का लोप होता है, हिंदी में तोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, गंगा के समीप। तो उपगंगम का मतलब गंगा के समीप, अभी हमने बताया। तो गंगा के समीप, गंगा के, अब गंगा जो पद है इसको हम तोड़ेंगे, गंगा के निकल रहा है, तो का की के लिए षष्ठी लगती है, तो अब हम गंगा में लगा देंगे षष्ठी, गंगायाः समीपे, ठीक। गंगा के समीप, ठीक है। जैसे निर्मक्षिकम है, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, निर माने होता है रहित, ठीक, उपसर्ग है, ठीक, तो निर माने रहित और मक्षिकम माने मक्खियों। ऐसा स्थान जहां पर मक्खियां ना हो, मक्खियों से रहित जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, निर्मक्षिकम, ठीक। तो निर्रहित, तो अब जहां पर मक्खियां नहीं है, मक्खियों का जहां अभाव हो वो स्थान निर्मक्षिकम। तो कर देंगे क्या, मक्खियों का, मक्खियों का, मक्खी एक नहीं है, दो नहीं, बल्कि मक्खियों का, मक्खियां बहुवचन, तो इसलिए हमने का की के में षष्ठी लगाई, और चूंकि एक दो नहीं बहुत सी मक्खियां, तो इसलिए षष्ठी बहुवचन में प्रयोग कर, मक्खियों का अभाव, मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिक, ठीक है। अब प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिन का मतलब, प्रतिदिनम माने प्रत्येक दिन, ठीक। तो दिनम, दिनम प्रति, ठीक। याद रखिएगा कोई ऐसा पद आ जाए जिसमें प्रति शब्द लगा, प्रति लगा, तो उसमें क्या किया करिए, ठीक, मोटी सी बात, फंडा बता रहे हैं आपको, कि जैसे प्रतिदिनम है, ठीक, तो जो बाद वाला पद है, ठीक, उसको दो बार कर दिए, ये बाद, यहाँ पे प्रतिदिनम में क्या है, ये प्रतिपूर्व पद है, दिनम उत्तर पद है, तो जो बाद वाला जो दिनम है, जो बाद वाला पद हो, किसी भी उदाहरण में प्रति लगा हो, तो जो बाद वाला पद है उसको दो बार कर दिया करें, उसके बाद इसको रख दिया करें। तो प्रतिदिनम ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है हमारा, तो दिनम को देखिए हमने दो बार कर दिया, दिनम, दिनम प्रति, इलाकर लास्ट में कर दिया, तो दिनम, दिनम प्रति। ऐसे ही प्रत्यक्षम भी बनेगा हमारा, प्रत्यक्षम, ठीक, प्रत्यक्ष जिसको हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक। तो प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम में प्रति अक्षम, ठीक, प्रत्यक्षम में यण संधि होगी, इकाया हो जाएगा, प्रतिधन अक्षम बराबर प्रत्यक्षम, संधि यण हो जाएगी। तो इसमें पूर्व पद क्या हमारा प्रति, उत्तर पद क्या है अक्षम, तो अक्षम को दो बार कर दीजिए, अक्षम, अक्षम प्रति, अक्षम, अक्षम, ठीक, ठीक है। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अपने हिसाब से, अपने शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, हमने आपको इस समास को बहुत ही सरलतम तरीके से आपके लेवल से, टेट और सुपर टेट में जो जैसे पूछा जाता है जिस लेवल का,
उस लेवल से हमने आपको पूरा पढ़ाने या समझाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, हमारे इसको आप समझा करिए जब मैं पढ़ाऊँ, और उसके बाद फिर मेरे वीडियो को एक बार फिर देख लिया करिए, तो इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़, कहीं कोई बात हो, दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, ठीक, या कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। ठीक है, तो हम उसके प्रश्नों का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा चैनल, तो आप पहली बार जुड़े हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और उस पर जो कोई दिक्कत हो, समस्या, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। और इससे पहले के वीडियोस आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियोस हमारे पहले के पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आज हम तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, तो उस पर आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें दे भी सकते हैं, डाल सकते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश। कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, आप उसको, ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके बाद जो तत्पुरुष समास है उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए। ठीक, जय हिंद, जय।